नमस्कार। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए, रोगी की देखभाल में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, ये समझने के लिए ये विषय बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, तो इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक-एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी। फिर हम कुछ ज़रूरी कोर टेक्निकल डेफिनेशंस को समझेंगे। उसके बाद आएगा केयर फॉर स्पेशल पॉपुलेशंस। फिर हम जानेंगे डेली फार्मासिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में। और आखिर में हम सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केयर को पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमें इस चैप्टर के ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाने में मदद करेगा। तो चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें हम ये समझेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी आखिर है क्या और इसका दायरा मतलब कि इसका स्कोप क्या क्या है। इस स्लाइड में हम क्लिनिकल फार्मेसी की परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन और भारत में उसके स्कोप को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशंस देखते हैं। पहली परिभाषा है क्लिनिकल फार्मेसी डेफ 1, a branch of pharmacy that provides patient care by optimizing the medication therapy and promoting health, wellness and disease prevention by means of pharmaceutical care। इसका मतलब ये होता है कि ये फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जो मेडिकेशन थेरेपी को बेहतर बनाकर और फार्मास्यूटिकल केयर के जरिए मरीज की देखभाल करती है, जिससे स्वास्थ्य, कल्याण और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा मिलता है। दूसरी परिभाषा है क्लिनिकल फार्मेसी डेफ 2, a health science discipline in which pharmacists provide patient care that optimizes medication therapy and promotes health and disease prevention। इसका मतलब ये है कि ये हेल्थ साइंस का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें फार्मासिस्ट मरीज को ऐसी देखभाल देते हैं जो दवा के इस्तेमाल को सबसे अच्छा बनाती है और सेहत को बढ़ावा देती है और बीमारी को रोकती है। तीसरी परिभाषा है फार्मास्यूटिकल केयर comprises of responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving positive outcomes that improve a patient's quality of life। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि दवा का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ इस तरह से करना जिससे मरीज की जिंदगी की क्वालिटी में सुधार हो और अच्छे नतीजे मिलें। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। पहला पॉइंट है हॉस्पिटल्स। कंसिडरेबल वैल्यू क्लिनिकल फार्मासिस्ट सर्व्स एज अ गाइड टू द फिजिशियन फॉर सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब अस्पतालों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट दवाओं के सुरक्षित और सही इस्तेमाल के लिए डॉक्टर के मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी। असिस्ट्स टू अचीव इकोनॉमी इन द हॉस्पिटल बाय प्लानिंग सेफ ड्रग पॉलिसीज, सजेस्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड प्रिवेंटिंग पिलफ्रेज ऑफ ड्रग्स। इसका मतलब है कि ये सुरक्षित दवा नीतियां बनाकर, बर्बादी को कम करने के उपाय बताकर और दवाओं की चोरी को रोककर अस्पताल के खर्चों को कम करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है फोरकास्टिंग। Helps in preventing drug shortages by preparing for future drug requirements based on the hospital drug utilization patterns। इसका अर्थ है कि यह अस्पताल में दवाओं के उपयोग के पैटर्न को देखकर भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयारी करता है, जिससे दवाओं की कमी को रोका जा सके। चौथा पॉइंट है रैशनल ड्रग यूज़। Providing correct drug information, including proper use of drugs in the form of drug therapy। इसका मतलब है कि ये दवा चिकित्सा के रूप में दवाओं के सही इस्तेमाल सहित दवाओं की बिल्कुल सही जानकारी देता है। और पांचवा पॉइंट है प्रैक्टिस एक्टिविटीज। Obtaining medication history, patient counseling, review of treatment, monitoring ADRs, drug utilization evaluation and providing poison control services। इसमें मरीज की दवा का इतिहास लेना, मरीज को सलाह देना, इलाज की समीक्षा करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की निगरानी करना, दवाओं के उपयोग का मूल्यांकन करना और जहर से जुड़ी जानकारी देना जैसी सेवाएं शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि दूसरे देशों में इसका क्या स्कोप है। सबसे पहले बात करते हैं विकसित देशों की यानी डेवलप्ड कंट्रीज की। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स। क्लिनिकल फार्मेसी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। फार्मासिस्ट्स आर एसेंशियल मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित प्रैक्टिस है और वहाँ फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम के बहुत ज़रूरी सदस्य हैं। दूसरा है कनाडा। वेल एस्टैब्लिश्ड वाइटल रोल इन पेशेंट केयर। इसका मतलब ये है कि कनाडा में भी ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और मरीज की देखभाल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है यूनाइटेड किंगडम। वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी केयर, यानी यूके में वो अस्पतालों और प्राइमरी केयर दोनों जगहों पर काम करते हैं। चौथा है ऑस्ट्रेलिया। रिकग्नाइज्ड स्पेशलिटी। इसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया में इसे एक मान्यता प्राप्त विशेषता माना जाता है और इन सभी देशों में इन्वॉल्व इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन थेरेपी मॉनिटरिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग, यानी कि वे दवा के प्रबंधन, दवा चिकित्सा की निगरानी और मरीज को परामर्श देने जैसे कामों में शामिल होते हैं। अब देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। पहला पॉइंट है
the pharmacy practice models significantly vary based on implementation. इसका मतलब है कि फार्मेसी प्रैक्टिस के जो मॉडल हैं वो इसे कैसे लागू किया जाता है इस आधार पर बहुत अलग-अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशन इज मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड रादर देन पेशेंट ओरिएंटेड, रोल इज अनक्लियर अमंग प्रोफेशनल्स/कम्युनिटी। यानी ये प्रोफेशन मरीज पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर इंडस्ट्री पर ध्यान देता है और प्रोफेशनल्स और लोगों के बीच इसकी भूमिका साफ नहीं है। उदाहरण के लिए इथियोपिया केस स्टडी को देखिए। पहला पॉइंट है acute shortage of pharmacists। इसका मतलब है वहां फार्मासिस्टों की बहुत भारी कमी है। अगला पॉइंट 108 फार्मासिस्ट सर्विंग 80 मिलियन, यानी 8 करोड़ लोगों की सेवा के लिए सिर्फ 1088 फार्मासिस्ट हैं। अगला पॉइंट 0.14 पर 10,000 पीपल, यानी हर 10,000 लोगों पर सिर्फ 0.14 फार्मासिस्ट। और आखिरी पॉइंट ओनली 463 लाइसेंस्ड फार्मेसीज इन 2007, यानी साल 2007 में वहां सिर्फ 463 लाइसेंस वाली फार्मेसियां थीं। तो ये दिखाता है कि विकासशील देशों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब हम सेक्शन 2 पर आते हैं, कोर टेक्निकल डेफिनेशंस। इस विषय को समझने के लिए इसकी जो खास शब्दावली है उसे समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इन परिभाषाओं पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इन परिभाषाओं को एक-एक करके समझते हैं। नंबर 1, क्लिनिकल फार्मेसी, a specialized field of pharmacy that focuses on the application of pharmaceutical knowledge, skills and abilities to optimize patient outcomes. आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये फार्मेसी का एक खास क्षेत्र है जो मरीज के इलाज के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए दवा के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, MTM, a comprehensive approach to optimizing medication use that involves assessing the patient's medication regimen, identifying any medication-related problems, and developing a plan to resolve them. इसका अर्थ ये है कि ये दवा के उपयोग को सबसे अच्छा बनाने का एक पूरा तरीका है, जिसमें मरीज की दवा की लिस्ट को जांचना, दवा से जुड़ी किसी भी समस्या को पहचानना और उसे हल करने के लिए एक योजना बनाना शामिल है। नंबर 3, फार्माकोथेरेपी, the use of medications to treat and manage disease. इसका मतलब है बीमारी का इलाज और प्रबंधन करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना। और नंबर 4, ड्रग इंटरैक्शन, द इफेक्ट दैट वन मेडिकेशन हैज ऑन अनदर मेडिकेशन व्हेन दे आर टेकन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब 2 दवाएं एक साथ ली जाती हैं तो एक दवा का दूसरी पर क्या असर होता है। ये फायदेमंद भी हो सकता है, जैसे जब 2 दवाएं मिलकर बेहतर काम करती हैं, या नुकसानदेह भी, जैसे जब वे साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं। चलिए हमारी शब्दावली को जारी रखते हैं। नंबर 5, Adverse drug event, ADE, any harm that occurs as a result of medication use, including medication errors, side effects, allergic reactions, and other adverse reactions. इसका मतलब है दवा के इस्तेमाल के कारण होने वाला कोई भी नुकसान, जिसमें दवा की गलतियां, साइड इफेक्ट्स, एलर्जी और दूसरी खराब प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। नंबर 6, Pharmacognetics, the study of how medications are absorbed, distributed, metabolized, and excreted by the body. ये इस बात का अध्ययन है कि दवाएं हमारे शरीर द्वारा कैसे अवशोषित, वितरित, मेटाबोलाइज और बाहर निकाली जाती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये दवा के शरीर में जाने से लेकर बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया है, जिसे हम ADME भी कहते हैं। नंबर 7, फार्माकोडायनामिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ मेडिकेशंस प्रोड्यूस देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। इसका मतलब है ये इस बात का अध्ययन है कि दवाएं अपना इलाज का असर कैसे पैदा करती हैं। नंबर 8, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM, the measurement of medications concentrations in the blood to ensure that they are within a safe and effective range. ये खून में दवा की मात्रा को मापना है ताकि ये पक्का हो सके कि वो एक सुरक्षित और असरदार रेंज में है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। नंबर 9, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, CDS, computerized tools and systems that provide healthcare providers with information and recommendations to support clinical decision making. ये कंप्यूटराइज्ड टूल्स और सिस्टम होते हैं जो स्वास्थ्य सेवा देने वालों को इलाज से जुड़े फैसले लेने में मदद करने के लिए जानकारी और सुझाव देते हैं। और आखिर में नंबर 10, फॉर्म्युलरी मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग मेडिकेशंस दैट आर इंक्लूडेड ऑन अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्युलरी। ये उन दवाओं को चुनने, उनका मूल्यांकन करने और उनका प्रबंधन करने की प्रक्रिया है जो किसी भी स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृत दवाओं की लिस्ट यानी फॉर्म्युलरी में शामिल होती हैं। तो परिभाषाओं को समझने के बाद अब हम सेक्शन 3 पर चलते हैं, केयर फॉर स्पेशल पॉपुलेशंस। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग मरीजों के समूहों, जैसे कि बच्चों और बुजुर्गों की खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की,
इसकी परिभाषा है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ 18। इसका मतलब है कि ये चिकित्सा की वो शाखा है जो जन्म से लेकर 18 साल तक के शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल से जुड़ी है। ये शब्द पायस मतलब बच्चा और आयाट्रॉस मतलब चिकित्सक से बना है। अब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज यानी आम शब्दावली को समझते हैं। 1. ग्रोथ चार्ट्स यूज्ड टू ट्रैक ग्रोथ एंड कंपेयर टू अदर्स ऑफ सेम एज सेक्स। इसका इस्तेमाल बच्चे के विकास को ट्रैक करने और उसकी तुलना उसी उम्र और लिंग के दूसरे बच्चों से करने के लिए किया जाता है। 2. वैक्सीन्स सब्सटेंसेस गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये वो पदार्थ हैं जो संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें हम टीके भी कहते हैं। 3. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स स्पेसिफिक स्किल्स अचीव्ड बाय अ सर्टेन एज। एग्जाम्पल क्रॉलिंग। ये वो खास कौशल हैं जो एक निश्चित उम्र तक बच्चे सीख लेते हैं, जैसे कि घुटनों के बल चलना या फिर चलना। 4. पीडियाट्रिक डोजिंग अमाउंट ऑफ मेडिकेशन गिवन बेस्ड ऑन एज, वेट एटसेट्रा। ये उम्र, वजन और दूसरे कारकों के आधार पर दी जाने वाली दवा की मात्रा है। 5. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मेडिकल इमरजेंसी डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका मतलब है सांस लेने में तकलीफ होना। 6. फेलियर टू थ्राइव व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग एज एक्सपेक्टेड। ये तब होता है जब कोई बच्चा उम्मीद के मुताबिक बढ़ या विकसित नहीं हो रहा होता। और 7. नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU स्पेशलाइज्ड यूनिट फॉर प्रीमेच्योर और क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न्स। ये समय से पहले जन्मे या गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के लिए एक खास यूनिट होती है। अब हम जेरियाट्रिक केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल को देखते हैं। डेफिनेशन मेडिकल स्पेशलिटी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू हाई क्वालिटी पेशेंट सेंटर्ड केयर फॉर ओल्डर एडल्ट्स। इसका मतलब है कि ये एक खास मेडिकल स्पेशलिटी है जो सिर्फ बुजुर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता और मरीज केंद्रित देखभाल के लिए समर्पित है। अब फार्मासिस्ट की भूमिका को समझते हैं। पहला पॉइंट रिलेशनशिप कंसिस्टेंसी यूजिंग वन फार्मेसी हेल्प्स, यानी एक ही फार्मेसी से दवा लेने से मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट प्रिवेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हाई रिस्क ग्रुप। इसका मतलब है कि वे दवा से जुड़ी समस्याओं को रोकते हैं क्योंकि ये एक हाई रिस्क ग्रुप है। तीसरा पॉइंट एक्सेसिबिलिटी फार्मासिस्ट्स आर ऑफन मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसका मतलब है फार्मासिस्ट अक्सर सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाले स्वास्थ्य सेवा देने वाले होते हैं। उनके कामों में शामिल हैं डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एडहेरेंस, यानी दवा देना, जानकारी देना और मरीज दवा ठीक से ले रहा है या नहीं इसकी निगरानी करना। अब पालन में सुधार का महत्व यानी सिग्निफिकेंस इंप्रूविंग एडहेरेंस को देखते हैं। पहला पॉइंट असेस इम्पेयरमेंट्स, यानी काम करने की क्षमता, नज़र या सोचने समझने में किसी भी कमी का आकलन करें। दूसरा टीच टेक्निक्स, यानी इन्हेलर या आई ड्रॉप्स जैसी तकनीकें सिखाएं। तीसरा सप्लाई एक्सेसिबल पैकेजिंग, यानी आसानी से खुलने वाली बोतलों जैसी पैकेजिंग दें। चौथा लेबल्स इन लार्ज टाइप, यानी लेबल बड़े अक्षरों में होने चाहिए। पांचवां टीच रिमाइंडर्स, यानी कैलेंडर या पिल बॉक्स जैसे रिमाइंडर का इस्तेमाल करना सिखाएं। छठा एलिमिनेट कम्प्लेक्सिटी/डुप्लीकेशन, यानी जटिलता और दोहराव को खत्म करें। और सातवां मेडिकेशन रिकन्सिलिएशन ड्यूरिंग केयर ट्रांजिशंस, यानी जब इलाज की जगह बदल रही हो तो दवाओं का मिलान करें। हमारा अगला विषय है एंटीनेटल केयर। इसकी परिभाषा है केयर रिसीव्ड फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनिटी केयर, यानी यह गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों से मिलने वाली देखभाल है। इसे प्रसव पूर्व देखभाल भी कहा जाता है। इसके प्रोवाइडर्स होते हैं मिडवाइफ और ऑब्स्टेट्रिशियन। चलिए इसकी कॉमन टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। एंटीनेटल और प्रीनेटल टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर बर्थ। इसका मतलब है जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान का समय। ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड, यानी वो डॉक्टर जो गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद की अवधि में विशेषज्ञता रखता है। मिडवाइफ प्रोवाइड्स केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी जो गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल करती है। फीटल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द फीटस ग्रोइंग, इसका अर्थ है गर्भ में बच्चे के बढ़ने की प्रक्रिया। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूजिंग साउंड वेव्स, इसका मतलब है ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके इमेजिंग करना। जेस्टेशनल एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड,
ये आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी गई उम्र है। फीटल हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या। इसका महत्व यानी सिग्निफिकेंस है प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक्सेस टू माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और टेटनस वैक्सीनेशन। अब हम समझेंगे पोस्टनेटल केयर। इसकी परिभाषा है प्रोवाइडिंग केयर टू अ वुमन ड्यूरिंग द 6-week पीरियड बिगिनिंग इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब यह है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होने वाली 6 हफ्तों की अवधि के दौरान एक महिला को देखभाल देना। इसकी कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम, पीरियड आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद की अवधि, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिप्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इट इज कॉमन बट ट्रीटेबल, यानी बच्चे के जन्म के बाद होने वाला डिप्रेशन। ये आम है लेकिन इसका इलाज हो सकता है। लैक्टेशन कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, यानी स्तनपान में मदद करने वाला विशेषज्ञ। नियोनेटल, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ एज, यानी जन्म से 28 दिनों तक की अवधि। नियोनेटल जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ स्किन/आईज ड्यू टू बिलीरुबिन बिल्डअप। इसका मतलब है बिलीरुबिन के जमा होने के कारण त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहला पॉइंट, विमेन एंड न्यूबॉर्न्स रिक्वायर सपोर्ट एंड केयरफुल मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि महिलाओं और नवजात शिशुओं को सहारे और बहुत सावधानी से निगरानी की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स ऑकर इन द फर्स्ट 6 weeks आफ्टर डिलीवरी। इसका अर्थ है ज्यादातर माँ और शिशु की मौत बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों में होती है। और तीसरा पॉइंट, रिमेन्स द मोस्ट निग्लेक्टेड फेज इन द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी मैटरनल/न्यूबॉर्न केयर, यानी अच्छी क्वालिटी की माँ और नवजात की देखभाल देने में ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला चरण बना हुआ है। तो चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, डेली फार्मासिस्ट एक्टिविटीज। इस सेक्शन में हम एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोजमर्रा की जो प्रैक्टिकल जिम्मेदारियां और गतिविधियां होती हैं उन पर एक नजर डालेंगे। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोज की गतिविधियों में शामिल हैं वार्ड राउंड्स, चार्ट रिव्यू, ADR मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन, मेड हिस्ट्री, काउंसलिंग और कोलैबोरेशन। चलिए वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन पर ध्यान देते हैं। डेफिनिशन, बेडसाइड विजिट बाय मेडिकल टीम टू रिव्यू प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि ये मेडिकल टीम द्वारा मरीज की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उसके बिस्तर के पास जाना है। गोल, असेस एंड मैनेज मेडिकल कंडीशन एंड प्रोग्रेस। इसका लक्ष्य मरीज की मेडिकल स्थिति और प्रगति का आकलन और प्रबंधन करना है। ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके उद्देश्य हैं। पहला, कॉम्प्रिहेंड क्लिनिकल स्टेटस, यानी मरीज की नैदानिक स्थिति को समझना। दूसरा, गिव पर्टिनेंट ड्रग डेटा टू MD, यानी डॉक्टर को दवा से जुड़ी जरूरी जानकारी देना। तीसरा, इन्फ्लुएंस ड्रग सिलेक्शन, यानी दवा के चयन को प्रभावित करना। चौथा, चेक वेयर्ड ऑर्डर्स, यानी अजीब या असामान्य दवा के ऑर्डर्स की जांच करना। और पांचवा, डिटेक्ट कोमॉर्बिडिटी और कंप्लायंस इश्यूज, यानी कोई और बीमारी या दवा लेने में हो रही दिक्कतों का पता लगाना। अब प्रोसीजर यानी इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। पहला, टीम मूव्स टू बेडसाइड, यानी पूरी टीम मरीज के बिस्तर के पास जाती है। दूसरा, रिव्यू हिस्ट्री/वाइटल्स, यानी मरीज के इतिहास और जरूरी संकेतों की समीक्षा करती है। तीसरा, डिस्कस प्रोग्रेस, यानी प्रगति पर चर्चा होती है। चौथा, डिस्कस कंसर्न्स, यानी चिंताओं पर चर्चा होती है। और पांचवा, Q&A विद पेशेंट, यानी मरीज के साथ सवाल जवाब का सेशन होता है। अगली गतिविधि है ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। डेफिनेशन, reviewing patients' drug treatment during admission to evaluate efficacy and progress। इसका मतलब है कि मरीज के भर्ती होने के दौरान उसके दवा के इलाज की समीक्षा करना ताकि उसकी प्रभावशीलता और प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। यह इन मुद्दों को हल करता है: ADRs, interactions, errors, adherence, cost, quality of life। Goal, minimize risk of medication errors at prescribing or administration level। इसका लक्ष्य है दवा लिखने या देने के स्तर पर दवा की गलतियों के जोखिम को कम से कम करना। चलिए प्रोसीजर का पहला भाग देखते हैं। 1. Evaluate if medications are indicated, effective, safe, affordable and feasible for the patient। यानी ये मूल्यांकन करें कि क्या दवाएं मरीज के लिए जरूरी, असरदार, सुरक्षित, सस्ती और व्यवहार्य हैं। 2. Assess appropriateness based on health conditions and therapeutic goals with team। यानी टीम के साथ मिलकर मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और इलाज के लक्ष्यों के आधार पर दवा की उपयुक्तता का आकलन करें। 3.
Check that order is comprehensive, clear and uses right terminology. यानी ये जांचें कि दवा का ऑर्डर पूरा और साफ है और उसमें सही शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। 4. Ensure access to medications and check time of administration. यानी दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें और दवा देने के समय की जांच करें। 5. Discuss patient-specific recommendations with physician. यानी अब हम ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू प्रक्रिया के बाकी बचे हुए चरणों को देखेंगे। 6. Perform calculations, dosage, reconstitution and follow up on stability. यानी डोज और रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसी गणना करें और दवा की स्थिरता पर नजर रखें। 7. Evaluate medication taking behaviors and adherence. यानी मरीज के दवा लेने के व्यवहार और वो दवा ठीक से ले रहा है या नहीं इसका मूल्यांकन करें। 8. Detect drug therapy problems, DTPs and record on profile form. यानी ड्रग थेरेपी से जुड़ी समस्याओं का पता लगाएं और उन्हें प्रोफाइल फॉर्म पर रिकॉर्ड करें। 9. Formulate a pharmaceutical care plan, PCP based on goals. यानी तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर एक फार्मास्यूटिकल केयर प्लान बनाएं। 10. Provide information to nurses and encourage ADE reporting. यानी नर्सों को जानकारी दें और उन्हें प्रतिकूल दवा घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। 11. Review IV infusions. यानी IV infusion की समीक्षा करें। 12. Evaluate outcomes/progress. यानी इलाज के नतीजों और प्रगति का मूल्यांकन करें। 13. Perform daily follow-ups. यानी रोजाना फॉलोअप करें। 14. Check for cancellation of orders when therapy is discontinued. यानी जब इलाज बंद हो जाए तो ये जांचें कि दवा के ऑर्डर्स रद्द कर दिए गए हैं। 15. Reference ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू फॉर्म. यानी ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू फॉर्म का इस्तेमाल करें। और जैसा कि नीचे लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन इज की। इसका मतलब है कि हर चीज को लिखना या डॉक्यूमेंट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला काम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR। WHO की परिभाषा है नॉक्शियस एंड अनवांटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग व्हेन अप्लाइड फॉर एलिमेंट और डायग्नोसिस। इसका मतलब है जब किसी दवा का इस्तेमाल बीमारी या निदान के लिए किया जाता है तो उससे होने वाले हानिकारक और अनचाहे प्रभाव, जैसे कि पैरासिटामोल एंड निमेसुलाइड मे बी हेपेटोटॉक्सिक, और नो ड्रग इज टोटली फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, मतलब कोई भी दवा साइड इफेक्ट से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके लिए एक निमोनिक है जिसमें शामिल है टाइप A ऑगमेंटेड, टाइप B बिजार, टाइप C केमिकल, टाइप D डिलेड, टाइप E एंडिंग ऑफ यूज, टाइप F फेलियर। ADRs की पहचान करने की प्रक्रिया में ये तरीके शामिल हैं। 1. केस रिकॉर्ड रिव्यू, यानी केस रिकॉर्ड की समीक्षा करना। 2. ड्रग चार्ट रिव्यू, यानी ड्रग चार्ट की समीक्षा करना। 3. लैबोरेटरी डेटा, यानी प्रयोगशाला डेटा का विश्लेषण करना। 4. कंप्यूटराइज्ड ADR रिपोर्टिंग सिस्टम्स, यानी कंप्यूटराइज्ड ADR रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। 5. अटेंडेंस इन वार्ड राउंड्स, यानी वार्ड राउंड में शामिल होना। और 6. इंटरव्यूइंग द पेशेंट्स, यानी मरीजों का इंटरव्यू लेना। अब हम दो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ड्रग इन्फॉर्मेशन और पॉइजन इन्फॉर्मेशन। बाई और ड्रग इन्फॉर्मेशन की परिभाषा है प्रोवाइडिंग क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फो ऑन ड्रग यूज। इसका मतलब है दवा के इस्तेमाल पर चिकित्सकीय रूप से जरूरी जानकारी देना। इसकी प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। 1. रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। 2. गैदरिंग इन्फो यानी जानकारी इकट्ठा करना। 3. एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। और 4. कम्युनिकेशन यानी जानकारी देना। दाई और पॉइजन इन्फॉर्मेशन की परिभाषा है स्पेशलाइज्ड इन्फो ऑन टॉक्सिक इफेक्ट्स, e.g. केमिकल, पेस्टिसाइड, स्नेक बाइट। इसका मतलब है जहरीले प्रभावों पर खास जानकारी देना, जैसे कि किसी केमिकल, कीटनाशक या सांप के काटने से। इसकी प्रक्रिया के भी 4 चरण हैं। 1. इनिशियल असेसमेंट, व्हाट सब्सटेंस, अमाउंट, एज, वेट, यानी शुरुआती मूल्यांकन। 2. इन्फो गैदरिंग, टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट्स, यानी जानकारी इकट्ठा करना। 3. ट्रीटमेंट रेक्स, e.g. वॉमिटिंग, एक्टिवेटेड चारकोल, यानी इलाज के लिए सुझाव देना, जैसे उल्टी या एक्टिवेटेड चारकोल। और 4. फॉलोअप, यानी फॉलोअप करना। 2 और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री और पेशेंट काउंसलिंग। मेडिकेशन हिस्ट्री की परिभाषा है डिटेल्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड/नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेड्स। इसका मतलब है डॉक्टर द्वारा लिखी गई और बिना लिखी गई सभी दवाओं की विस्तृत और बिल्कुल सही जानकारी। इसका गोल है कंपेयर प्रोफाइल, वेरीफाई एलर्जीज, चेक इंटरैक्शंस। इसकी प्रक्रिया में 7 चरण हैं। 1. इंट्रोडक्शन, नेम, डिपार्टमेंट। 2. करंट मेडिकेशंस, OTC हर्बल।
3. Dose, route, frequency, duration. 4. Reason for taking med. 5. Drug history of adverse effect. 6. Drug history of allergies. और 7. Medical history of conditions. अब पेशेंट काउंसलिंग को देखते हैं। परिभाषा: प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फो, एडवाइस टू हेल्प पेशेंट्स यूज मेडिकेशंस। इसका मतलब है मरीजों को दवाएं सुरक्षित और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए जानकारी और सलाह देने की प्रक्रिया। फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है often the only provider focusing on educating patient on how to take meds and potential side effects। और इसके लिए इंडियन हेल्थ सर्विस IHS काउंसलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केयर। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो सभी रोज की गतिविधियां हैं वो मरीज की देखभाल के एक सहयोगी और व्यवस्थित सिस्टम में कैसे फिट होती हैं। ये सब इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन के बारे में है। डेफिनेशन: 2+ प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। इसका मतलब है 2 या उससे ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। गोल: इम्प्रूव पेशेंट केयर आउटकम्स। इसका लक्ष्य मरीज की देखभाल और इलाज के नतीजों में सुधार करना है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सहयोग ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स DRPs को हल करने में मदद करता है, जैसे कि ड्रग इंटरैक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट्स, ड्रग डुप्लीकेशंस, ओवरडोज, अंडरडोज। यह पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशंस PIMs को भी संबोधित करता है, जैसे ओवर ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट, इनअप्रोप्रिएट यूज, अडेरेंस। और आखिर में देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर एक 5 चरणीय प्रक्रिया का पालन करते हैं। 1. असेसमेंट यानी मूल्यांकन। 2. गोल सेटिंग यानी लक्ष्य तय करना। 3. प्लान डेवलपमेंट यानी योजना बनाना। 4. इम्प्लीमेंटेशन यानी उसे लागू करना। और 5. इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट MTM, इसकी परिभाषा है ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन यूज। होम मेडिकेशन रिव्यू HMR, इसकी परिभाषा है सर्केड या एक्रेडिटेड फार्मासिस्ट चेक्स मेडिसिन्स एट होम। इसका मतलब है कि एक मान्यता प्राप्त फार्मासिस्ट घर पर दवाओं की जांच करता है। HMR चेकलिस्ट में 10 बिंदु शामिल हैं। 1. मेडिकेशन हिस्ट्री। 2. अडियरेंस। 3. साइड इफेक्ट्स। 4. इंटरैक्शंस। 5. स्टोरेज। 6. डिस्पोजल। 7. एजुकेशन। 8. कम्युनिकेशन। 9. रेफर और 10. डॉक्यूमेंटेशन। और ये मरीज की देखभाल के पूरे चक्र को पूरा करता है।